नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, करंट अफेयर्स का मंथली मैगज़ीन बुक समान ज्ञान दर्पण का न्यू एडिशन अप्रैल 2024 आ गया है। इस बुक के बारे में बता देते हैं। यह करंट अफेयर्स का मंथली मैगज़ीन बुक है। इसका न्यू एडिशन प्रत्येक महीना आता है। इस बुक में पिछले 1 महीना में जो भी घटना घटित होती है, उस पर आधारित इसमें विस्तार से करंट अफेयर्स दिया रहता है तथा इसके अतिरिक्त हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका क्वेश्चन पेपर तथा सॉल्यूशन तथा आगामी होने वाले एग्ज़ाम का इसमें मॉडल सेट दिया रहता है। दोस्तों, इससे पिछले मंथ हम मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पूरा दर्पण को कवर करेंगे। यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका आगामी रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी हो या बीपीएससी एईडी हो या बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो या दरोगा मेंस का एग्ज़ाम हो या बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो। इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी इस टाइप का वीडियो बनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें है नियुक्तियां में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के पश्चात उनकी पत्नी सुनित्रा पवार को इस राज्य के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। वही महाराष्ट्र की यह पहली उप मुख्यमंत्री बनी है। अभी वर्तमान में महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक एकनाथ शिंदे, दूसरा सुनित्रा पवार बनी है। आगे है राकेश अग्रवाल एनआईए के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। वही इनकी नियुक्ति जो है 31 अक्टूबर 2028 तक के लिए किया गया है। एनआईए के फुल फॉर्म होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आतंकवाद विरोधी एजेंसी। आगे है बीएसएफ के नए महानिदेशक परवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। इससे पूर्व परवीन कुमार जो है आईटीबीपी के महानिदेशक थे तथा इनको अतिरिक्त प्रभार के रूप में बीएसएफ का प्रभार दिया गया था, लेकिन अब इनको पूर्ण प्रभार बीएसएफ का मिल गया है। आगे है तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आगे है नितिन नवीन भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जो बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने जेपी नड्डा का स्थान लिया है। वही भाजपा की स्थापना जो है 1980 में किया गया था। यह जो है 12वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वही पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने 1980 से 86 तक रहा था। वही दूसरे हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वही अभी वर्तमान में बने हैं नितिन नवीन जो क्रम में 12वें नंबर के थे। इससे पूर्व थे जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो क्रम में 11वें नंबर के थे। आगे है शत्रुजीत सिंह कपूर आईटीबीपी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने परवीर कुमार का स्थान लिया है। आगे है पुरस्कार और सम्मान में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की घोषणा गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को अशोक चक्र और 3 को कीर्ति चक्र और 13 को शौर्य चक्र दिया गया। शांति काल में बहादुरी के लिए सर्वोच्च पुरस्कार जो है अशोक चक्र है। अशोक चक्र एक्सियोम 4 मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस-ए पर जाने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को दिया गया। वही कीर्ति चक्र जो है 3 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें है अर्शदीप सिंह, डोलेश्वर सुब्बा और जो हो गए प्रशांत बालकृष्ण नायर। वही शौर्य चक्र जो है 13 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें हो गए आदित्य श्री कुमार, अंशुल बाल्टू और शिवकांत यादव, विवेक, दीपक सिंह, योगेंद्र सिंह ठाकुर, पीएच मोसेस, बलदेव चंद और आगे हो गए मंगलेम संग वेफई और ज्योति दत्ता और आगे हो गए दिलना के और रूपा ए और लास्ट है बिपिन बिल्सन। इन ये सबको जो है शौर्य चक्र दिया गया। युद्ध में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। उसके पश्चात महावीर चक्र, उसके पश्चात वीर चक्र आता है। वही शांति काल में वीरता के लिए भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र का है, जबकि दूसरा कीर्ति चक्र है, जबकि तीसरा हो जाएगा शौर्य चक्र।
अशोक चक्र से सम्मानित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने 18 दिन तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास किए थे। आगे कीर्ति चक्र से सम्मानित किए जाने वाले ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक थे जिन्होंने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण लिया था। वही शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने वाले नौसेना के दोनों अधिकारी दिलनाग के तथा रूपा ए ने कुछ माह पूर्व नौसेना के नौकायान INS तारनी पर 8 माह में 61,600 नॉटिकल मील जो लगभग 40,000 किलोमीटर होता है की दूरी तय करके दुनिया का चक्कर लगाकर इतिहास रच दिया। इसीलिए इनको शौर्य चक्र दिया गया। आगे है गणतंत्र दिवस परेड 2026 के सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्तों और झांकियों का पुरस्कार। इसमें रक्षा मंत्रालय द्वारा 28 जनवरी 2026 को इस पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार जो है 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक निर्णायक के निर्णय के आधार पर तथा दूसरा जो है नागरिकों के पसंद के आधार पर। निर्णायक के निर्णय के आधार पर यह पुरस्कार तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का दस्ता का पुरस्कार भारतीय सेना को दिया गया, जबकि शीर्ष 3 झांकी पर रहा। प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरा स्थान पर जम्मू कश्मीर और तीसरा स्थान पर केरल का रहा है। वही केंद्रीय मंत्रालय या विभागों के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार संस्कृत मंत्रालय का रहा है। वही नागरिकों की पसंद के आधार पर लोकप्रिय पसंद श्रेणी का पुरस्कार में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता का पुरस्कार असम रेजिमेंट को मिला है, जबकि इसमें शीर्ष 3 झांकी था। प्रथम स्थान पर था गुजरात का, वही दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश और तीसरा स्थान पर राजस्थान का था। आगे वर्ष 2024 के ग्रैमी पुरस्कार में दलाई लामा को पुरस्कार मिला है, जिसमें संगीत के क्षेत्र में 20 के सर्वाधिक प्रतिष्ठित 68वें ग्रैमी पुरस्कार का वितरण अमेरिका में लॉस एंजल्स में किया गया। वर्ष 2026 के इन पुरस्कारों में किसी भी भारतीय संगीतकार को कोई पुरस्कार इस वर्ष नहीं मिला है। वही तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को इन पुरस्कारों में एक पुरस्कार जीतकर यह इतिहास रच दिया है। इनको जो है उनकी ऑडियो एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हेलोनिस के लिए बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग का पुरस्कार इनको दिया गया है। वही एल्बम ऑफ द ईयर बेड बेनी को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर कैंड्रिल लेमर को मिला है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर वाइल्ड फ्लावर को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ नया कलाकार का पुरस्कार ओलिविया डीन को दिया गया है। वही आगे है सिनेमा जगत के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2026। ऑस्कर पुरस्कार के बाद हॉलीवुड के दूसरे सर्वाधिक प्रतिष्ठित 83वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में मिला है हेमलेट को। वही म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा है वन बैटल आफ्टर अनदर। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है ड्रामा श्रेणी में मिला है वैगनर मोरा को। वही म्यूजिकल या कॉमेडी श्रेणी में मिला है टिमोथी चलामेट को। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार ड्रामा श्रेणी में जेसी बकली को मिला है। वही म्यूजिक या कॉमेडी श्रेणी में रोज बर्न को मिला है। आगे है और वही सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार पॉल थॉमस एंडरसन को दिया गया है। आगे है फिल्म सिनर्स का रिकॉर्ड 16 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकन। वर्ष 2026 के इन 98 ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामांकन की घोषणा लॉस एंजल्स में 22 जनवरी को किया गया। अमेरिकी निर्देशक रयान कुगलर
द्वारा निर्देशित फिल्म सिनर्स ने रिकॉर्ड 16 श्रेणियों में नामांकन हासिल करके इतिहास रचा है। वही इन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में पुरस्कार के लिए भारत की प्रविष्ट नीरज घेवान द्वारा निर्देशित फिल्म होमबाउंड था, जो इस श्रेणी में नामांकित अंतिम 5 फिल्म में स्थान नहीं बना सकी। वर्ष 2024 के बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकित फिल्म में भारत की मणिपुरी भाषा की बंगू भी शामिल। वन बैटल आफ्टर अनदर सर्वाधिक 14 श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामांकित। ब्रिटिश एकेडमी के वर्ष 2026 के 79वें फिल्म पुरस्कार का वितरण लंदन में किया गया। इनमें इन पुरस्कारों के लिए फरहान अख्तर व रितेश सिंघवानी द्वारा निर्देशित मणिपुरी भाषा की भारतीय बाल फिल्म बंगू को जो है सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म श्रेणी में पुरस्कार के लिए नामांकित हुई है। वन बैटल आफ्टर अनदर को इन पुरस्कारों में सर्वाधिक 14 श्रेणियों में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। आगे है भूवैज्ञानिक के क्षेत्र का केपफोर्ड पुरस्कार 2026। भूवैज्ञानिक क्षेत्र का केपफोर्ड पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वीर ब्रदन रामनाथ को प्रदान किया गया, जिसमें पुरस्कार के तहत 80 लाख स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, जो लगभग 8 करोड़ रुपया के आसपास होता है। वही यह पुरस्कार उनकी इस शोध के लिए दिया गया कि किस प्रकार छोटे कण एवं गैस वायुमंडल में जमा होकर जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। आगे है शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025। यह पुरस्कार अफ्रीका के प्रसिद्ध राजनेता, समाजसेवी एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मार्सेल को प्रदान किया गया। आगे है पद्म पुरस्कार 2026। टोटल 131 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें 5 पद्म विभूषण हैं, 13 पद्म भूषण और 131 पद्मश्री अवार्ड है। इसमें 19 महिला को दिया जाएगा, वही 10 विदेशी को और 16 व्यक्ति को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाएगा। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में शामिल है। इन पुरस्कार को 3 श्रेणी पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से अलंकरण में प्रदान किया जाएगा। पद्म विभूषण टोटल 5 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसमें प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत दिया गया। वही उत्तर प्रदेश के प्रख्यात वायलिन वादक एन राजम को भी पद्म विभूषण दिया गया। वही भाकपा नेता व केरल के पूर्व मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश KT थॉमस को भी पद्म विभूषण दिया गया। वही लास्ट में है मलयाली पत्रकार व लेखक P नारायण को भी जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है। आगे है पद्म भूषण जो है टोटल 13 व्यक्तियों को दिया गया। इसमें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। इसमें 3 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। इसमें जो है 13 व्यक्ति में शामिल है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, दिल्ली के भाजपा नेता VK मल्होत्रा, विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे और प्रख्यात पास गायिका अलका याग्निक और टेनिस खिलाड़ी विजय अमृतराज, केरल के फिल्म अभिनेता और निर्माता मोहम्मद कुट्टी P इस्माइल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भाजपा नेता भगत सिंह कोश्यारी, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक शामिल हैं। टोटल 13 व्यक्ति को जो है पद्म आभूषण दिया गया। आगे है पद्मश्री। पद्मश्री जो है टोटल 113 व्यक्तियों को दिया गया। इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार में 2 युगल पुरस्कार शामिल हैं।
2011 के लिए यह पुरस्कार मरणोपरांत घोषित किया गया। यह जो है देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसमें कौन-कौन शामिल हैं? 113 व्यक्तियों में कौन-कौन शामिल है? तो भारत की महिला क्रिकेटर टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं, क्रिकेटर रोहित शर्मा शामिल है, अभिनेता सतीश शाह है, सतीश शाह को मरणोपरांत दिया गया। वही अभिनेता आर माधवन है और यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर एम जगदीश कुमार हैं और उद्योग जगत के सत्यनारायण नोवाल जी हैं, अशोक खारे हैं, टीटी जगन्नाथ हैं को मरणोपरांत दिया गया और लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी अनिल कुमार रस्तोगी इसमें शामिल है। धान की उन्नत किस्म विकास करने वाले कृषि वैज्ञानिक ए.के. सिंह इसमें शामिल हैं और इसमें संत निरंजन दास को दिया गया, खेमराज सुंदरियाल को दिया गया, मंगला कपूर को दिया गया और भगवान दास को दिया गया, डॉक्टर केवल कृष्णा को दिया गया, अरमेडा फर्नांडिस को दिया गया, डॉक्टर श्याम सुंदर को और सुरेश हंगवारी, युमनाथ जात्रा सिंह को और लास्ट हैं गफरुद्दीन मेवाती। इसमें जो है टोटल 113 व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड दिया गया, जिसमें जो महत्वपूर्ण था वो हम बताए हैं। आगे है पद्म विभूषण। ये जो है कभी-कभी एग्जाम में व्यक्ति से संबंधित राज्य पूछ देता है और किस क्षेत्र से जुड़े थे ये भी पूछ देता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ये महाराष्ट्र से संबंधित है और कला के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण दिया गया। केटी थॉमस ये केरल से हैं, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। एन राजम को जो है ये उत्तर प्रदेश के हैं, इसको कला के क्षेत्र में दिया गया। ये वायलिन वादक हैं, एन राजम जो है वायलिन वादक हैं। पी नारायण जो है ये केरल के हैं, इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया। वही बी एस अच्युतानंद को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। ये केरल राज्य से संबंधित है, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। 2 व्यक्ति, एक धर्मेंद्र सिंह देओल और एक बी एस अच्युतानंदन को पद्म विभूषण अवार्ड मरणोपरांत दिया गया। आगे है पद्म भूषण। यह जो है टोटल 13 व्यक्ति को दिया गया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग एक बार जरूर याद रखिएगा। जैसे अलका याग्निक ये जो है महाराष्ट्र के हैं, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। वही भगत सिंह कोश्यारी जो है उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया। डॉक्टर नेहरू दत्तात्रेय त्रेडू को ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। वही पीयूष पांडे को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। शिबू सोरेन इनको भी मरणोपरांत दिया गया, ये जो है झारखंड से राज्य से संबंधित है, इनको सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में दिया गया। उदय कोटक ये महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको व्यापार और उद्योग के लिए दिया गया। आगे है विजय अमृतराज, ये अमेरिका से संबंधित है और इनको खेल के क्षेत्र में दिया गया। ये जो है टेनिस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं। आगे है पद्म श्री, यह जो है टोटल 113 व्यक्ति को दिया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको आप लोग जरूर याद रखिए। इसमें हो गया बलदेव सिंह, ये जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं और ये पंजाब राज्य से संबंधित है। भगत सिंह भारती ये जो है बिहार राज्य से संबंधित है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। आगे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। एक है सुश्री दीपिका रेड्डी, ये जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। और एक याद और रखिएगा, चिरंजी लाल यादव जो है उत्तर प्रदेश के हैं, ये इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया। ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे है गोपाल जी त्रिवेदी, ये जो है बिहार राज्य से संबंधित है, इनको विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में दिया गया। आगे जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। हरमन कौर भुल्लर, ये जो है ये पंजाब राज्य से संबंधित है, ये खेल से संबंधित है, ये क्रिकेटर हैं। आगे है माधवन रंगानाथ, ये जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया। और आगे हैं प्रवीण कुमार, ये जो है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है और ये पैरा एथलेटिक्स है, ये खेल से संबंधित, इनको खेल के क्षेत्र में जो है पद्मश्री अवार्ड
दिया गया। आगे है रोहित शर्मा, इनको भी जो है, ये भी जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और ये क्रिकेटर है, इनको भी पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। उसके बाद है सविता पुनिया, ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित है, इनको हॉकी या खेल से जुड़े हैं और या हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको भी पद्म श्री अवार्ड अवार्ड दिया गया। व्लादिमीर मेस्टविरीशिवली, इनको भी मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये जो है जॉर्जिया देश से संबंधित है और यह खेल खेल से संबंधित है। आगे है आगे एक क्वेश्चन छूट गया था, इंदिरा गांधी पुरस्कार के तहत जो है 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाती है। आगे है नेताजी नेताजी चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 2026 का यह पुरस्कार लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में इस पुरस्कार के तहत 51 लाख की राशि दी जाती है, जबकि व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख की राशि इसमें प्रदान किया जाता है। आगे है इफ्को साहित्य सम्मान 2025, इफ्को का साहित्य के क्षेत्र का वर्ष 2025 का साहित्य सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका मैत्रेयी पुष्पा को दिया गया। इस पुरस्कार के तहत जो है प्रशस्ति पत्र के साथ 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इफ्को द्वारा इसकी शुरुआत 2011 में किया गया। टेनिस खिलाड़ी के बरसात WTA व ATP पुरस्कार 2025, इसमें जो है पुरुष खिलाड़ी के ATP पुरस्कार में प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज को दिया गया, जबकि युगल टीम ऑफ द ईयर जूलियन क्रेस वो लोएड सपोल को दिया गया। वही इसमें महिला खिलाड़ियों के WTA पुरस्कार जो है इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आरेना सबालेंका को दिया गया। वही युगल टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार कैटरीना सिनियाकोवा को दिया गया। आगे इसमें जो है निधन दिया हुआ है। निधन में अजीत पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का जो है 28 जनवरी 2026 को बारामती में विमान दुर्घटना में निधन हो गया। यह जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। अजीत पवार के निधन के पश्चात उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को, जो राज्यसभा के सदस्य थी, को महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बनाया गया। आगे है IS बिंद्रा, इनका भी निधन हो गया। ये जो है BCCI के पूर्व अध्यक्ष थे। इनका निधन जो है 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हो गया। आगे है मार्क टोली, जिनका भी हाल में निधन हो गया। यह जो है भारत में पत्रकारिता के लिए समर्पित है। वही इनका निधन 25 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में हो गया। भारत में BBC के संवाददाता के रूप में 1964 में भारत आने के पश्चात लगभग 20 वर्ष तक BBC के नई दिल्ली ब्यूरो के प्रमुख रहे। इनको जो है भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री 1992 में, जबकि पद्म भूषण जो है 2005 में इनको सम्मानित किया गया। आगे है आंद्रित बेते, जिनका हाल में निधन हो गया। यह प्रसिद्ध जो है समाजशास्त्री व लेखक थे। इनका निधन 3 फरवरी को नई दिल्ली में हो गया है। इनको 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आगे है मिशेल नॉब्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यह भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच थे। वही इनका निधन 29 जनवरी 2026 को मेलबर्न में हो गया था। ऑस्ट्रेलिया के मिशेल नॉब्स पहले ऑस्ट्रेलिया की हॉकी टीम के सदस्य थे। आगे इसमें दिवस, पखवाड़ा और सप्ताह दिया हुआ है। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाते हैं। त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। 23 जनवरी के दिन ही पराक्रम दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस यह 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस, यह भी
24 जनवरी को मनाया जाता है। 1950 में 24 जनवरी को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नामकरण उत्तर प्रदेश किया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। वही इसकी शुरुआत जो है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 3 मई 2017 को किया गया था। हिमाचल दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। देश के 18वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यह जो है 25 जनवरी को मनाते हैं। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2011 को देश भर में मनाया गया है। आगे है भारत का गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय दिवस भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं। विश्व सीमा संगठन की स्थापना 26 जनवरी 1952 को ब्रुसेल्स में हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। विध्वंस हॉलोकॉस्ट के शिकार लोगों की स्मृति में संयुक्त राष्ट्र दिवस यह जो है 27 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है 30 जनवरी को मनाते हैं। 30 जनवरी को के दिन ही शहीद दिवस मनाया जाता है। कुष्ठ निवारण दिवस भी भारत में 30 जनवरी को मनाते हैं। आगे है वर्ल्ड वेटलैंड डे, यह 2 फरवरी को मनाते हैं। श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस यह 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाते हैं। नेशनल डर्मिंग डे यह जो है 10 फरवरी को मनाते हैं। आगे है विश्व दाल दिवस वर्ल्ड पल्स डे, यह 10 फरवरी को मनाते हैं। इंटरनेट सुरक्षा दिवस 11 फरवरी को मनाया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में महिला व बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसका प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में 22 दिसंबर 2015 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस यह 12 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस यह 13 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन डे यह 14 फरवरी को मनाया जाता है। आगे इसमें बुक दिया हुआ है। बुक में घोस्ट आई पुस्तक के लेखक हो जाएंगे अमिताभ घोष। मिडनाइट ट्रेन जो है इसके लेखक हो जाएंगे मैट हेग। और आगे है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, इसके लेखक हो जाएंगे शिखर धवन। द घोस्ट्स ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स ए जर्नी, द घोस्ट ऑफ इंडियन स्मॉल टाउन्स ए जर्नी, इसके लेखक हो जाएंगे अस्किन ब्रांड हो जाएंगे। आगे इसमें महोत्सव और सम्मेलन दिया हुआ है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026, पहले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में भारत मंडप में 16 से 20 फरवरी 2026 के बीच आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 3 मार्गदर्शक सिद्धांत पर, यह सम्मेलन जो है 3 मार्गदर्शक सिद्धांत पर आधारित है। पहला है लोग पीपुल, ग्रह प्लेनेट और प्रगति प्रोग्रेस। आगे है सूर्य कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 2026, 39वां इसका जो है 39वां संस्करण हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूर्य कुंड में 31 जनवरी से 15 फरवरी को यह संपन्न हुआ। वही इसका उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा किया गया। इस महोत्सव का थीम था लोकल टू ग्लोबल, जबकि थीम राज्य था उत्तर प्रदेश और मेघालय। वही साझेदारी देश का दर्जा जो है मिस्र को प्राप्त था। आगे है जैसलमेर मरु महोत्सव 2026, 47वां जैसलमेर मरु महोत्सव बीट्स ऑफ द थार थीम के साथ 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। आगे इसमें दुर्घटना दिया हुआ है। दुर्घटना में वायुसेना के माइक्रोलाइट विमान की प्रयागराज में बड़े तालाब में आपात लैंडिंग, दोनों पायलट सुरक्षित। बमरौली एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरे इस विमान को ग्रुप कैप्टन जेके पांडे और ग्रुप कैप्टन प्रवीण अग्रवाल उड़ा रहे थे।
इसके बारे में तो आप लोग जानते हो, इसका रील्स भी वायरल हुआ था। यहाँ के ग्रामीण जो है तालाब से दोनों पायलट को सुरक्षित निकाला था। आगे है, सेना का एक कैरियर वाहन अ, टोडा जिले में खाई में जा गिरा, 10 जवानों का इसमें बलिदान हो गया। आगे इसमें विविध से क्वेश्चन है। प्लास्ट इंडिया 2026, प्लास्टिक उद्योग की अग्रणी प्रदर्शन प्लास्ट इंडिया 2026 नई दिल्ली में भारत मंडप में 5 से 10 फरवरी 2026 को संपन्न हुआ। आगे आगे इसमें आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन है। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों के आयात पर टैरिफ घटाया, अंतरिम व्यापार समझौता के लिए साझा बयान। अमेरिका ने भारत के साथ अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा करते हुए भारत से किए जाने वाले आयातों पर लगाए हुए 25% टैरिफ जो है पारस्परिक टैरिफ जो को हटाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ 2 फरवरी 2026 को एक टेलीफोन वार्ता में कर दी है। साझा बयान के अनुसार अमेरिका भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18% वास्तविक टैरिफ दर जो है लागू करेगा। आगे है, यूरोपीय संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। इस समझौते के लिए वार्ता मूलतः 18 वर्ष पूर्व जून 2007 में प्रारंभ हुई थी, जो मतभेद के कारण 2013 में रुक गई। 9 वर्ष के अंतराल के पश्चात 17 जून 2022 से यह वार्ता पुनः प्रारंभ हुई, जिसके सफल समापन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा यूरोपीय संघ की ओर से यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन के द्वारा 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की। यूरोपीय संघ के साथ यह ऐतिहासिक समझौता, जिसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स कहा जाता है। आगे है, राज्यों की निर्यात तैयारी के संबंध में नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया, जिसमें महाराष्ट्र का इसमें शीर्ष स्थान है। वही दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पर गुजरात है। अप्रैल दिसंबर 2025 में भारत के कुल निर्यात में 4.33% व आयात में 4.95% वृद्धि, वाणिज्यिक मंत्रालय की रिपोर्ट। आगे है, 16वें वित्त आयोग की प्रमुख सिफारिशें। अरविंद पनगडिया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। यह रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत की गई, जो 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्षों के लिए लागू होगी। आयोग की प्रमुख सिफारिशें इसमें निम्नलिखित है। केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 41% ही रखने की संस्तुति 16वें वित्त आयोग ने भी की। 15वें वित्त आयोग ने भी 41% रखने की सिफारिश की थी। राज्यों को हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्से के अंतर्राज्यीय विभाजन के 15वें वित्त आयोग द्वारा सुझाव किए गए फॉर्मूले में कुछ परिवर्तन 16वें वित्त आयोग ने किया है। अलग अलग राज्यों का हिस्सा निकालने के लिए 16वें वित्त आयोग ने 42.5% सारांश राज्य के प्रति व्यक्ति आय की सर्वाधिक आय वाले 3 राज्यों की औसत आयु से दूरी को दिया है, जबकि 15वें वित्त आयोग ने इसे 45% भार दिया था। आगे इसमें केंद्रीय करों की विभाज्य पूल के अंतर्राज्यीय विवरण के लिए मानदंड दिया हुआ है, जिसमें आय की दूरी 42.5%, जनसंख्या 17.5%, क्षेत्रफल 10%, वन और पारिस्थितिकी 10% और जनसांख्यिकीय प्रदर्शन जो है 10%, जीडीपी में योगदान 10% दिया हुआ है। आगे है,
आयोग ने केंद्र सरकार को 2030-31 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 3.5 तक करने का सुझाव दिया है। राज्यों के लिए वार्षिक राजकोषीय घाटा की सीमा जीडीपी के 3% निर्धारित करने का सुझाव आयोग ने दिया है। और इसमें एक और सुझाव दिया है, राज्यों को बिजली वितरण कंपनी निजीकरण करने के लिए इसमें सुझाव दिया है। आगे है 16वें वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 31 दिसंबर 2023 को किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति को प्रस्तुत की थी। यह रिपोर्ट 1 फरवरी 2026 को संसद के पटल पर रखी गई थी। आगे है भारत के विदेशी व्यापार के अंतरिम आंकड़े वाणिज्यिक मंत्रालय द्वारा 15 फरवरी 2026 को जारी किया गया। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते हैं। सितंबर 2025 के अंत में भारत का बाह्य ऋण भार, वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़े। वित्त मंत्रालय के ताज़े आंकड़े के अनुसार सितंबर 2025 के अंत में भारत पर कुल बाह्य ऋण जो है 746 अरब डॉलर था। आगे इसमें है अटल पेंशन योजना अब जो है 2030-31 तक बढ़ाई गई। वही अटल पेंशन योजना जो है वो संगठित क्षेत्र के कामगारों व समाज के अन्य दुर्लभ वर्गों के लिए वृद्धावस्था में मासिक पेंशन के रूप में निश्चित आय उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। आगे है राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त पात्र किसानों को जारी किया गया। राजस्थान के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराने के लिए 2024 में शुरू की गई राजस्थान मुख्यमंत्री किसान निधि योजना की जो है 1,000 रुपये की 5वीं किस्त अभी हाल ही में जारी किया गया। आगे है मौद्रिक नीति की 2025-26 की अंतिम द्विमासिक समीक्षा में रेपो दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित। जो पहले था वही अभी भी है। रेपो दर है अभी 5.25%, वही रिवर्स रेपो रेट है 3.35% और बैंक दर है 5.50%। आगे जो है इसमें आर्थिक समीक्षा दिया हुआ है जो बजट से पूर्व जारी होता है। इसमें हम देखते हैं वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से 3 दिन पूर्व 2025-26 की आर्थिक समीक्षा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 29 जनवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत की। वित्त मंत्रालय में प्रमुख आर्थिक सलाहकार श्री वी अनंत नागेश्वरन के निर्देशन में यह जो है तैयार किया गया था। आगे इसमें जो है इसके पहले ही अध्याय में बताया गया कि वैश्विक वातावरण के नाजुक होने के बावजूद अर्थव्यवस्था में वृद्धि अनुमान से अधिक रही है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव के चलते व्यापारिक और वित्तीय खतरा बना हुआ है। आगे इसमें आर्थिक समीक्षा का जो है इसमें मुख्य बिंदु दिया हुआ है। विकास परिदृश्य वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जबकि सकल मूल्य जो है वर्धन 7.3% रहने की संभावना है। आगे है मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। समीक्षा के अनुसार भारत की संभावित विकास दर लगभग 7% आंकी गई है, जबकि वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर जो है 6.8% से 7.2 के बीच रहने का अनुमान है। राजकोषीय स्थिति वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2% तक बढ़ी, जो बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। आगे फिर बैंकिंग क्षेत्र सितंबर 2025 तक सकल एएनपी घटकर 2.2% आ गया, जो बहु दशकीय न्यूनतम स्तर है। यह बैंकिंग प्रणाली की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार दिखता है।
वित्तीय समावेशन प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत मार्च 2025 तक 55 करोड़ से अधिक खाते खोले गए, जिनमें 36.36 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में खोला गया। उसके बाद है प्रवासी धनराशि। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत को 135.4 अमेरिकी डॉलर प्रवासी धनराशि प्राप्त हुई है। उसके बाद इसमें है बाजार भागीदारी। भारत के पूंजी बाजार का विस्तार जारी है, जहां सितंबर 2025 तक 12 करोड़ से अधिक विशिष्ट निवेश दर्ज किया गया। उसके बाद है आर्थिक परिदृश्य समीक्षा में घरेलू मांग में मजबूती के साथ साथ निवेश गतिविधियों और ऋण स्थितियों में सुधार का उल्लेख किया गया। उसके बाद है जोखिम परिदृश्य समीक्षा में चेताया है कि वैश्विक अनिश्चितताएं और बाहरी झटके आर्थिक वृद्धि के लिए जो है प्रमुख जोखिम हो सकते हैं। ये जो है आर्थिक समीक्षा के 2025-26 का मुख्य बिंदु था। आगे जो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आगे इसमें इम्पोर्टेंट में समीक्षा के अनुसार मूल्यों के आधार पर भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पाद देश बना है। वही आगे इसमें और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की गारंटी अधिनियम 2025 को अधिनियमित किया है, जिससे विकसित भारत रामजी अधिनियम 2025 कहा गया है। यह अधिनियम मनरेगा का एक व्यापक वैधानिक पुनर्गठन है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को विकसित भारत 2047 की दीर्घकालीन परिदृश्य परिकल्पनाओं के अनुरूप बनाना है। उसके बाद सेवाएं क्षेत्र में है एक समीक्षा में बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। उसके बाद इसमें है शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा और स्वास्थ्य में आर्थिक समीक्षा शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी के रूप में स्तंभ के रूप में उजागर करता है, जिसमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए डिजिटल तकनीकी, गैर संचारी रोगों की रोकथाम और राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देखते हैं। भारत में AI पारिस्थितिकी तंत्र का विकास। विश्व व्यापार संगठन का अनुमान है कि AI वर्ष 2040 तक वैश्विक व्यापार को 34 से 37% तक बढ़ा सकता है, जिसमें डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं लगभग 42% तक की बढ़ोतरी होगी, जो कम व्यापार लागत और ज़्यादा उत्पादकता के कारण होगी। आगे इसमें जो है केंद्रीय बजट दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2026-27 वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2026 को संसद में प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पश्चात यह पहला अवसर था जब केंद्रीय बजट रविवार को प्रस्तुत किया गया। NDA सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया, जबकि मोदी सरकार का यह 15वां बजट था। इसके साथ ही श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा प्रस्तुत लगातार रिकॉर्ड या 9वां केंद्रीय बजट था, जिसमें एक जो है अंतरिम बजट भी शामिल है। इस बार जो है इसमें केंद्रीय बजट का आकार जो है 53.47 लाख करोड़ का है। आगे इसमें केंद्रीय बजट का इसमें मुख्य बिंदु दिया हुआ है। अभी इसको देखते हैं, फिर हम आगे इसमें विस्तार से देखेंगे। राजकोषीय घाटा GDP के 4.3% पर सीमित रखने का लक्ष्य। पूंजीगत व्यय बढ़कर 12.2 लाख करोड़, इसमें लगभग 9% की वृद्धि हुई है। बजट 3 कर्तव्य पर आधारित है। पहला है विकास को गति देना और बनाए रखना। दूसरा है क्षमताओं का निर्माण व आकांक्षाओं की पूर्ति। तीसरा है सभी के लिए समावेशी अवसरों का विस्तार।
आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डेरिवेटिव्स पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी में बढ़ोतरी। चयनित वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी का युक्तिकरण। कैंसर दवाओं पर छूट। प्रमुख शहरों के बीच 7 नए हवाई स्पीड रेल कॉरिडोर। शहरी आर्थिक क्षेत्र के लिए 5,000 करोड़। बायोफार्मा शक्ति वैश्विक हब के लिए 10,000 करोड़। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप इकोसिस्टम के लिए 40,000 करोड़। रणनीतिक खनिज व रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित। चैंपियन एसएमई के लिए जो है 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड। भारत विस्तार किसानों के लिए एआई आधारित प्लेटफॉर्म। ग्राम स्वराज पहल खादी हथकरघा व हस्तशिल्प को बढ़ावा। कार्बन कैप्चर मिशन उत्सर्जन घटाने के लिए जो 20,000 करोड़। हर जिले में बालिका छात्रावास। उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने पर जोर। ये था केंद्रीय बजट का मुख्य बिंदु। अब इसको हम विस्तार से आगे हम देखते हैं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्य से प्रेरित था। पहला कर्तव्य था उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य है देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना। वही इसमें तीसरा कर्तव्य है जो सबका साथ सबका विकास में हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुंच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो। आगे इसमें केंद्रीय राजस्व एवं व्यय जो है रुपया के रूप में दिया हुआ है, जिसमें जो है रुपया आता है, सार्वत्रिक रुपया आता है, उधार एवं अन्य देयता से 24 पैसे आता है। वही निगम कर से 18 पैसे और जीएसटी से जो है 15 पैसे आता है। वही सार्वत्रिक जो है रुपया कहाँ जाता है, तो इसमें 22 पैसा जो है करों और राज्यों का हिस्सा में जाता है। वही ब्याज अदाई में 20 पैसे जाता है। इसी तरह रक्षा में जो है 11 पैसे जाता है। आगे दिया हुआ है माल परिवहन के मामले में इन लैंड जलमार्गों व तटीय पोत परिवहन की हिस्सेदारी 6% से बढ़कर 2047 तक 12% करने के लिए तटीय कार्गो प्रमोशन स्कीम प्रारंभ करने की घोषणा बजट में की गई। 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग का संचालन अगले 5 वर्ष में शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत उड़ीसा में नेशनल वाटरवे 5 से की जाएगी। पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की बात बजट में कही गई। आगे है खेलकूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन का प्रस्ताव भी बजट में किया गया। उसके बाद आगे इसमें है राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 1.5% होगा। उसके बाद है 2026-27 के दौरान सरकार का कुल व्यय और भी अधिक 53,47,315 करोड़ नए बजट में प्रस्तावित। उसके बाद सर्वाधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम, जबकि लगातार सर्वाधिक बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण के नाम। मोरारजी देसाई के बाद 9 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का श्रेय जो है पी चिदम्बरम को जाता है, जबकि प्रणब मुखर्जी ने भी कुल मिलाकर 8 बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। हलवा वितरण भी भारत में बजट निर्माण के तहत एक परंपरा है। बजट निर्माण के अंतिम चरण में बजट निर्माण प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों को हलवा वितरण वित्त मंत्री द्वारा नॉर्थ ब्लॉक में किया जाता है।
हलवा समारोह जो है 27 जनवरी 2026 को नॉर्थ ब्लॉक में संपन्न हुआ था। आगे है राजकोषीय घाटा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 4.3% होगा। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% अनुमानित है। आगे है व्यक्तिगत आय दरों व स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वर्तमान नई कर व्यवस्था जो है के तहत 12 लाख तक की आय पर कोई देयता मतलब नहीं होगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो पहले था वही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं किया गया। 0 से 4 लाख तक शून्य है, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10% और 12 से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 लाख तक 20%, 20 से 24 लाख तक 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% कर की दर है। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ जो है कैसे खर्च होगा केंद्र सरकार का पैसा, इसमें दिया हुआ है। ब्याज में जो है 14,03,972 है। उसी तरह रक्षा में है 5,94,000 5,94,585। वही शिक्षा में 1,39,289 और स्वास्थ्य में 1,04,599। उसके बाद देखिएगा तो इसमें बजट से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व दिया हुआ है। चलिए अब इसको हम देखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह तीसरा बजट है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके अब तक के कार्यकाल का यह 15वां बजट है। बजट में 2026-27 में सरकार का कुल खर्च 53.47 लाख करोड़ रुपया का अनुमान है, जिसमें राजस्व व्यय 41.25 लाख करोड़ तथा पूंजीगत व्यय जो है 12.22 लाख करोड़ है। 2026 से 27 में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% तथा प्राथमिक घाटा जीडीपी का 0.7% प्रस्तावित है। उसके बाद आगे है नया आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें सकल नियम व आसान अनुपालन पर फोकस है। कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी पूरी तरह समाप्त। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का एसएमई विकास निधि बजट में प्रस्तावित। सैन्य आधुनिकीकरण के लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी। रक्षा मंत्रालय के लिए जो है 7.85 लाख करोड़ आवंटित, जिसमें 2.2 लाख करोड़ जो है आधुनिकीकरण के लिए है। बजट में रेलवे के लिए कुल 2.8 लाख करोड़ का आवंटन। इस प्रकार रेल बजट में करीब 10% की वृद्धि हुई है। देश में 7 नए हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनाने की घोषणा। ये कॉरिडोर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, बेंगलुरु से वाराणसी और वाराणसी से सिल्लीगुड़ी तक बनेंगे। शहर में वर्किंग वुमेन हॉस्टल, कैच, शिशु गृह सुविधाओं के विस्तार और प्रत्येक जिले में गर्ल्स हॉस्टल खोलने की घोषणा। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं की आय बढ़ाने के लखपति दीदी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा। पर्यटन के विकास हेतु नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की घोषणा। देश में 20 नए वाटरवेज बनाने की घोषणा। पश्चिम बंगाल के दानकुनी को सूरत से जोड़ने के लिए नया मालवाहक कॉरिडोर बनाने की घोषणा। खेती को आधुनिक बनाने के लिए मल्टी लैंग्वेज एआई टूल भारत विस्तार लॉन्च करने की घोषणा। ये टूल किसानों की उनकी अपनी भाषा में खेती तरीकों, मौसम की जानकारी आदि प्रदान करेगा। किसानों की आय बढ़ाने के लिए नारियल उत्पाद बढ़ाने, चंदन की वैज्ञानिक खेती और पहाड़ी क्षेत्र में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती के लिए स्पेशल इंसेंटिव प्रदान करने की घोषणा। मछली पालन और मार्केटिंग के लिए 5,000 जलाशय और अमृत सरोवर का निर्माण करने की घोषणा। डेयरी और पशुपालन में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए क्रेडिट लिंक्ड
सब्सिडी योजना शुरू करने की घोषणा। खादी हथकरघा को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का प्रस्ताव। खादी व टेक्सटाइल को बढ़ावा देने व महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत रोजगार संवर्धन के लिए बड़े बड़े मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रस्ताव। देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट खोलने की घोषणा। इसकी शुरुआत झारखंड के रांची और असम के तेजपुर में नेशनल मेंटल हेल्थ केयर से होगी। बायोफार्मा शक्ति स्कीम के लिए 10,000 करोड़ की घोषणा। इसके जरिए भारत के अगले 5 वर्ष में बायोफार्मा हब बनाने की योजना। उसके बाद आगे है भारत को मेडिकल टूरिज्म बनाने के लिए अलग अलग राज्यों में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाने की घोषणा। सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करने की घोषणा। सकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 3 रासायनिक पार्क और बृहद कपड़ा पार्क गठन का प्रस्ताव। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक सेक्टर के लिए 2030 तक 20 लाख युवाओं को तैयार किया जाएगा। युवाओं को कॉर्पोरेट मित्र बनाने के लिए 5 नए टाउनशिप विकसित करने की घोषणा, जहां पढ़ाई के साथ साथ कंपनियों में काम करने का मौका मिल सकेगा। गेमिंग स्टार्टअप्स को लोन पर देने के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनाने की घोषणा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की घोषणा। इससे लोकल रिसर्चर, इतिहासकार और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए रोजगार का अवसर सृजित होंगे। ये थे बजट के सार। आगे इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है। चलिए हम राष्ट्रीय परिदृश्य को भी देखते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी वर्गों के योगदान की राष्ट्रपति द्वारा सराहना किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि देश में स्टार्टअप्स की प्रभावशाली सफलता का प्रमुख श्रेय युवा उद्यमी को जाता है और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की प्रमुख भूमिका रहेगी। उसके बाद आगे है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त। भाजपा के वाई खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार का गठन। मणिपुर में फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन जो है अब 4 फरवरी 2026 से हटा लिया गया। भाजपा के युमनाम खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन 4 फरवरी को किया गया। आगे है देश में अब स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ। 16 स्लीपर कोचे वाली ऐसी पहली रेलगाड़ी असम के कामाख्या स्टेशन से पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के बीच 17 जनवरी 2026 से चलाई गई। यात्रा के दौरान 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति प्राप्त करने वाले ये रेलगाड़ी सामान्यतः 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस वाणिज्यिक परिचालन इसका जो है 2019 में ही प्रारंभ हुआ था। पहली ऐसी रेलगाड़ी 15 फरवरी 2019 को दिल्ली से वाराणसी रूट तक चलाई गई। आगे है वर्ष 2025 के पश्चात 2026 में भी इसरो का पहला प्रशिक्षण मिशन विफल हो गया। 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पहला उपग्रह प्रक्षेपण विफल रहा। प्रशिक्षण यान PSLV C-62 के जरिए प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-N1 वो इसके साथ भेजे गए 15 अन्य छोटे जिनमें विदेशी उपग्रह शामिल थे। आगे है यह लगातार दूसरा अवसर है जब तीसरे चरण में समस्या आने पर PSLV अपने मिशन में सफल नहीं हो सका। लकड़ी के तख्तों से बना नौसेना का इंजन रहित नौकायान पोत INS कौंडिन्य 18 दिन में पोरबंदर से मस्कट पहुंचा। लगभग 1500 वर्ष पुरानी पाल विधि से निर्मित भारतीय नौसेना का नौकायान पोत जो है INS कौंडिन्य पोरबंदर से ओमान के लिए रवाना हुआ।
आगे है सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए अनुसंधान पोत आईएनएस सागर धोनी कोच्चि से रवाना हुआ है। सागर मैत्री पहल का उद्देश्य हिंद महासागर रिम के 8 देश ओमान, मालदीव, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार के साथ लगातार वैज्ञानिक आदान प्रदान विशेष सहयोग करना। आईएनएस सुदर्शनी 10 माह के लोकायन 26 अभियान पर रवाना। अभियान के दौरान यह पोत फ्रांस के प्रसिद्ध समुद्री महोत्सव एस्केले एसेट में भाग लेगा तथा जुलाई 2026 में अमेरिका के 150वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के न्यूयॉर्क में होने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय परेड ऑफ सेल्स के दौरान अंतर्राष्ट्रीय बेरेसेल 250 में शामिल होगा। उसके बाद इसमें आगे देखिएगा तो इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य का इसमें तिथिवार घटनाक्रम दिया है। चलिए हम उसको भी देखते हैं। इसरो का वर्ष 2026 का पहला प्रक्षेपण मिशन विफल। PSLV-C 62 तीसरे चरण में भटका। आगे है नीति आयोग द्वारा राज्यों के लिए निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 जारी। नौसेना का नौकायन पोत INSV कौंडी 18 दिन की यात्रा पर पोरबंदर से मस्कट पहुंचा। सागर मैत्री मिशन के 5वें संस्करण के लिए INS सागर धोनी कोच्चि रवाना। आगे है पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस का हावड़ा गुवाहाटी रूट के लिए उद्घाटन। विदर्भ टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का विजेता बना। नौसेना का पोत INS सुदर्शनी 10 माह के लोकायन 26 अभियान पर कोच्चि से रवाना। बिहार के युवा नेता नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। अटल पेंशन योजना 2030 से 31 तक बढ़ाने का सरकार का निर्णय। BCCI के पूर्व अध्यक्ष IS बिंद्रा का निधन। तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष निर्वाचित। 77वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र का नाम संबोधन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 131 व्यक्तियों के लिए पद्म पुरस्कार घोषित। आगे है 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर भव्य परेड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को 77वें गणतंत्र दिवस पर अशोक चक्र प्रदान किया गया। भारत यूरोपीय संघ स्वतंत्र व्यापार समझौता पूर्ण होने की घोषणा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का विमान दुर्घटना में निधन। आर्थिक समीक्षा 2025-26 संसद में प्रस्तुत किया गया। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनी। आगे है फरवरी 2026 है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का तीसरा केंद्रीय बजट 2026-27 संसद में प्रस्तुत। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश संसद में प्रस्तुत की गई। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन समाप्त। भाजपा के वाई खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन। BCCI के महिलाओं के चौथे वुमेन्स प्रीमियम लीग WPL का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। मौद्रिक नीति की 2025-26 की अंतरिम द्वैमासिक समीक्षा रेपो दर सहित अपरिवर्तित। इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 का नई दिल्ली में उद्घाटन। आगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य दिया हुआ है, चलिए हम उसको भी देखते हैं। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन भारत की यात्रा। यह दोनों जो है भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी थे। इसके अतिरिक्त 27 जनवरी को भारतीय यूरोपीय संघ की 16वें शिखर बैठक की मेजबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सह अध्यक्षता भी उन्होंने की है। 27 जनवरी को हैदराबाद
हैदराबाद हाउस में संपन्न शिखर बैठक में भारत और यूरोपीय संघ ने अपने रिश्तों को अभूतपूर्व मजबूत देते हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए को अंतिम रूप दिया है, जिसे दोनों पक्षों ने 2 अरब लोगों का बाजार बनाने के लिए मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स करार दिया है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने पहली बार एक रक्षा एवं सुरक्षा साझेदारी जो है सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हमारा व्यापार दोगुना होकर 180 बिलियन यूरो तक पहुंच गया है। आगे इसमें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि अभी तक कौन-कौन है उसका इसमें लिस्ट दिया हुआ है। 2026 में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन है, जबकि 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो थे और 24 में थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उसी तरह इसमें लिस्ट 2006 तक दिया हुआ है। इसी में आगे उन्होंने कहा है कि अब समय है कि हम इस साझेदारी को हॉल ऑफ द सोसाइटी पार्टनरशिप बनाए। आगे इसमें है संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की भारत की यात्रा। विगत एक दशक में भारत की उनकी यह 5वीं यात्रा है, जहां राष्ट्रपति के रूप में मई 2022 में कार्यभार संभालने के पश्चात उनकी यह तीसरी भारत यात्रा थी, जो अल्पकालीन समय के बावजूद अत्यंत महत्वपूर्ण था। बहुत कम समय के लिए कम समय यह रुके थे। आगे इसमें है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया की यात्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वर्ष 2026 में पहली विदेशी यात्रा मलेशिया की 7 से 8 फरवरी को ही की द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में किया गया। मलेशिया की उनकी प्रधानमंत्री रहते तीसरा यात्रा था। मलेशिया के प्रधानमंत्री अभी कौन है? अनवरत इब्राहिम। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। परमाणु हथियार सीमित रखने के लिए अमेरिका रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि समाप्त हो चुका है। अमेरिका और रूस के बीच अपने अपने परमाणु हथियार को सीमित रखने के लिए फरवरी 2010 में संपन्न न्यू स्टार्ट जो है संधि 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। आगे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि संधि को रिन्यू का आग्रह अमेरिका और रूस दोनों से किया। पॉल लियोन ने भी संधि को नवीकरणीय की अपील करते हुए कहा है कि दुनिया में हथियारों की रेस को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। आगे है रूस और यूक्रेन 157 कैदियों की रिहाई को सहमत पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे हेवन 1 किसी निजी कंपनी का पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अमेरिका की एक निजी कंपनी वास्ट सबसे आगे है। इसके द्वारा स्थापित किया जाने वाला अंतरिक्ष स्टेशन किसी निजी कंपनी द्वारा स्थापित किया जाने वाला पहला अंतरिक्ष स्टेशन होगा। आगे है गाजा में शांति समझौते के दूसरे चरण के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। इसके बाद आगे जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का तिथिवार घटनाक्रम दिया हुआ है। हॉलीवुड के वर्ष 2026 के गोल्डन ग्लोब पुरस्कार की घोषणा। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान कुछ ही घंटों के लिए नई दिल्ली आए। अफ्रीका की राजनेता व समाजसेवी ग्रासा मार्सेल को शांति एवं निशस्त्रीकरण का वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा। गाजा में अस्थायी शांति की योजना के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा
दावोस में बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया गया। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में भागीदारी के लिए यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दिल्ली पहुंची। बीबीसी के वरिष्ठ पत्रकार रहे मार्क टूली का 90 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न। भारत यूरोपीय संघ के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते फाइनल होने की दोनों पक्षों की घोषणा। आर्यना सबलंका को फाइनल में हराकर कजाकिस्तान की एलेना रेवाकिना ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2026 में महिला एकल का विजेता बना है। आगे है फरवरी से है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल जीतकर सबसे कम उम्र के कैरियर ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बने। भारत से आयात पर लगे 25% पारस्परिक टैरिफ हटाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा। अंतरिम व्यापार समझौता। परमाणु हथियार सीमित रखने के लिए अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि जो है समाप्त हो चुका है। रूस यूक्रेन 157 कैदियों की रिहाई के लिए सहमत। 2 दिन की मलेशिया यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना। भारत के साथ अमेरिका के अंतरिम व्यापार समझौते की रूपरेखा पर दोनों देशों का साझा बयान। आगे इसमें खेल जगत से क्वेश्चन है, चलिए उसको हम देखते हैं। दिल्ली के आर्यन वाटसन ने भारत के 92 ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे है टाटा मुंबई मैराथन 2026। इसमें पुरुष वर्ग में इथियोपिया के टाडू एबाटे डेम ने जीता है, जबकि महिला वर्ग में इथियोपिया के ही येसी कलायू चेकेलो ने विजेता रहा है। दौड़ में शामिल भारतीय धावकों में कार्तिक कारकेरा एथलीट पुरुष में सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, जबकि भारतीय महिलाओं में संजीवनी यादव सर्वश्रेष्ठ रही है। आगे है विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26। इसका खिताब विदर्भ ने पहली बार जीता है और सौराष्ट्र को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें अमन मोखाडे को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। आगे है इंडिया ओपन बैडमिंटन 2026। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसमें पुरुष और महिला वर्ग में क्रमशः लिन चुनयिग और महिला वर्ग में आन से यंग जीता है। आगे है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2026। इसमें मिश्रित युगल का खिताब ओलिविया गाडेकी और जॉन प्रियस ने जीता है, जबकि आगे इसमें है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस महिला युगल का खिताब जो है एलिस मार्टिन्स और झांग सुआई की जोड़ी ने जीती है। आगे ऊपर में एक पॉइंट था, उसको छूट गया है, उसको देखते हैं। पद्म अलंकरण 2026 में सम्मानित 9 खिलाड़ी को जो है 9 खिलाड़ी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 5 खिलाड़ी और 4 खेल प्रशिक्षक इसमें शामिल हैं। इसमें पद्म भूषण जो है विजय अमृतराज को दिया गया, जो टेनिस खेल से संबंधित है, जबकि पद्म श्री जो है दिया गया रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया, प्रवीण कुमार, भगवान दास रेकवार के पजानिवेल, बलदेव सिंह, व्लादिमीर मोस्ट विटी शिवली को दिया गया, जो जॉर्जिया के हैं। आगे है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस में जो है एलेना रेवाकिना महिला एकल का खिताब जीता है। इन्होंने बेलारूस की आर्यना सबलंका को फाइनल में हराकर यह खिताब अपने नाम की है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस पुरुष युगल का खिताब। यह खिताब जो है क्रिश्चियन हैरिसन वो नील एसपी ने जीता है। उसके बाद आगे है न्यूजीलैंड के विरुद्ध T20 श्रृंखला भारत ने 4-1 से जीत हासिल की है। उसके बाद फरवरी 2026 में है ऑस्ट्रेलियाई
ओपन प्रूस एकल जीतकर सबसे कम उम्र में कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया कार्लोस अल्कराज ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही इन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम सबसे कम उम्र में इन्होंने कैरियर ग्रैंड स्लैम में सबसे कम उम्र में उन्होंने हासिल किया है। आगे इसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो है संक्षिप्त विवरण इसमें दिया है। इसमें आप लोग उपविजेता का नाम जरूर याद रखिएगा। पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता, जबकि उपविजेता था नोवाक जोकोविच। उसकी महिला एकल का खिताब एलेना रिवाकिना ने जीता है तथा उपविजेता था आर्यना सवालेंका। आगे है श्रीलंका के विरुद्ध T20 श्रृंखला इंग्लैंड ने 3-1 से जीत हासिल की है। पुरुषों का ICC T20 विश्व कप मुकाबला प्रारंभ। आगे है भारत छठी बार ICC अंडर-19 विश्व कप विजेता बना है। पुरुषों के अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का 16वां संस्करण जिम्बाब्वे और नाम्बिया में संयुक्त मेजबानी में किया गया। जिम्बाब्वे के हरारे में 6 फरवरी को खेले गए फाइनल में इंग्लैंड को 100 विकेट से हराकर भारत इसका विजेता रहा है। इसमें वैभव सूर्यवंशी को जो है प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच घोषित किया गया, जबकि प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार भी इन्हीं को मिला है। भारतीय टीम के कप्तान आयुष महात्रे थे। भारत ने छठी बार अंडर-19 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। आगे रॉयल चैलेंजर्स का महिला प्रीमियर लीग का दूसरा खिताब। महिलाओं के चौथे प्रीमियम लीग वुमेन्स प्रीमियम लीग WPL का आयोजन 9 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2026 तक हुआ था। इसका खिताब दिल्ली कैपिटल टीम को फाइनल में हराकर 6 विकेट से स्मृति मांधाना के नेतृत्व वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने जीता। वही इसमें कुल टीम की संख्या 5 था। इसमें विजेता टीम RCB को 6 करोड़ की राशि प्रदान किया गया, जबकि उपविजेता टीम दिल्ली कैपिटल को 3 करोड़ की राशि दिया गया। इसमें स्मृति मांधाना को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। वही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब सोफी डिवाइन को दिया गया। वही ऑरेंज कप का खिताब स्मृति मांधाना को दिया गया और सोफी डिवाइन को जो है पर्पल कप सोफी डिवाइन को दिया गया और मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी का भी अवार्ड सोफी डिवाइन को दिया गया और फेयर प्ले का अवार्ड मुंबई इंडियंस को दिया गया। आगे विज्ञान समाचार से क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2026-27 में विज्ञान, तकनीकी और नवाचार के लिए प्रमुख घोषणाएं की गई। इसमें केमिकल पार्क का बारे में बताया गया। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर 3 समर्पित केमिकल पार्क बनाएगी। इसके लिए बजट में 600 करोड़ की राशि रखे गए हैं। आगे है बायोफार्मा शक्ति मिशन। दवाइयों के क्षेत्र में भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति मिशन शुरू करने की घोषणा की गई। बजट में इसके लिए अगले 5 वर्ष में 10,000 करोड़ का निवेश लक्ष्य रखा गया। भारत सेमीकंडक्टर मिशन SIM 2.0। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को तकनीकी के मामले में किसी और देश पर निर्भर न रहने देना। आगे है कार्बन कैप्चर। भारी उद्योगों जैसे स्टील और सीमेंट से निकलने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और स्टोरेज योजना शुरू की गई। इसके लिए केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। आगे है ऑरेंज इकोनॉमिक। ABGC लैब क्रिएटिव फील्ड एनिमेशन गेमिंग बढ़ावा देने के लिए सरकार 15,000 स्कूलों और 5,000 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करेगी। इसे ऑरेंज इकोनॉमिक कहा जा रहा है।
आगे है परमाणु ऊर्जा प्रोत्साहन। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सामान पर लगने वाले टैक्स 2025 तक 2035 तक छूट दी गई। आगे है निपा वायरस। कुछ देश में अभी निपा वायरस का जो है प्रकोप देखा गया। निपा वायरस जो है मुख्य रूप से चमगादड़ और सुअर के से फैलता है। आगे है वाहन से वाहन V2V सुरक्षा प्रौद्योगिकी। भारत सरकार सड़क हादसे को कम करने और ट्रैफिक जाम की समस्या को सुलझाने के लिए एक आधुनिक तकनीकी वाहन से वाहन V2V संचार प्रणाली लाने की योजना बना रही है। उसके बाद आगे है एथिलीन ग्लाइकोल। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अलमंड कीट नामक सिरप के एक बैच में एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मिलावट पाए जाने पर नोटिस जारी किया है। यह गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है क्योंकि यह यौगिक दवाओं के लिए बल्कि औद्योगिक कार्य के लिए बना है। उसके बाद आगे है सेल्फोस एल्युमिनियम फॉस्फाइड। हाल ही में चिकित्सक जगत में सेल्फोस विषाक्तता के इलाज में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। उसके बाद आगे है बायोसेफ्टिक लेवल 4 BSL-4। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर गुजरात में बायोसेफ्टिक लेवल 4 BSL-4 कंटेनमेंट फैसिलिटी और लेबोरेटरी की आधारशिला रखी है। उसके बाद है स्वदेशी 3.0 पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण। IIT मद्रास ने 3.0 पेटाफ्लॉप की क्षमता वाले स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का अनावरण किया है। यह राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन है। आगे इसमें है पंखुरी पोर्टल। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। रूट बिल्ट रोग या नारियल की फसल का एक रोग है जो पौधे में रोग पैदा करने में फाटोप्लाज्मा बैक्टीरिया के कारण होता है। उसके बाद है करण फ्राइज और वृंदावनी। केंद्र सरकार ने गायों की 2 नई कृत्रिम नस्ल करण फ्राइज जिसे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संगठन करनाल हरियाणा द्वारा विकास किया गया वही और वृंदावनी जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा इसका विकास किया गया। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय रेनबो ट्राउट फार्म। तेलंगाना में भारत की पहली बड़ी रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना की शुरुआत की गई है। रेबीज एक अधिसूचित बीमारी है। दिल्ली सरकार ने रेबीज से होने वाली मौतों की शून्य पर लाने के लक्ष्य के साथ महामारी रोग अधिनियम के तहत अधिसूचित बीमारी घोषित करने का निर्णय लिया है। उसके बाद आगे आइएगा तो आगे इसमें समसामयिक महत्वपूर्ण तथ्य दिया हुआ है। चलिए हम इसको देखते हैं। शोधकर्ताओं ने केरल के इडुक्की जिले में आर्किड की किस प्रजाति की खोज की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्लोसेंट्रम पेपिलोसम। सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार मानते हुए स्कूल में मुफ्त स्वच्छता सुविधाएं अनिवार्य की है? तो हो जाएगा मासिक धर्म स्वास्थ्य। भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन निर्विरोध चुने गए हैं? तो नितिन नवीन। किस देश के नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 80वां स्थान है। मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे और खेती को मजबूत करने के लिए वर्ष 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो कृषि वर्ष के रूप में। वैश्विक अनारस उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 6ठा स्थान है। IMF के अनुसार भारत के 2025-26 के अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितना है?
3%। वर्ष 2025 में किस देश ने $1.2 ट्रिलियन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष दर्ज किया है? तो चीन हो जाएगा। करियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीता है? आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। भारत के 92वें ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो आर्यन वार्ष्णेय को प्राप्त हुआ है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग रेस पुणे ग्रैंड टूर का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो MS धोनी को बनाया गया। दलाई लामा ने अपनी किस कृति के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेशन। केरल के किस 92 वर्षीय कार्यकर्ता को हरित अभ्यारण्य बनाने के लिए प्रयासों के लिए पद्म श्री 2026 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकम काइक देवकी अम्मा। उसके बाद है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ग्रासा मार्शेल को सम्मानित किया गया जो मोजाम्बिक के हैं। भूमिगत कवक नेटवर्क पर शोध के लिए अमेरिकी जीव विज्ञानी टीवी कोर्स की किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो इसका हो जाएगा ट्रायलर पुरस्कार। UN महासचिव पुरस्कार 2025 पाने वाले भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो मेजर स्वाति शांता कुमारी बनी है। सेव क्रूजी अभियान के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो जी राजकुमार हो जाएगा। गांव में शहरी सुविधा प्रदान करने के लिए गुजरात सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना। किस राज्य सरकार ने 1 फरवरी 2026 से तंबाकू उत्पादन और गुटखा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उत्तर प्रदेश का वह पहला शहर कौन सा है जिसने 100% वैज्ञानिक कचरा प्रसंस्करण के साथ जीरो फ्रेश वेस्ट डंप का दर्जा हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा लखनऊ। आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार अगले वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो आंसर हो जाएगा 6.8 से 7.2%। 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच कहाँ लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है IICDIM 2026 मेजबानी की गई है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में। बजट 2026-27 में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक BGC क्षेत्र के लिए किस इकोनॉमिक को बढ़ावा देने की चर्चा की गई है? तो ऑरेंज इकोनॉमिक। क्या हो जाएगा? ऑरेंज इकोनॉमिक। बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया? तो 4.3%, 1.5% और 0.3%। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए हैं? तो एंटोनिया कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लियोन। एंटोनिया कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं जबकि उर्सुला वॉन डेर लियोन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। 31 जनवरी 2026 को 10 वर्ष के संपन्न दूसरे भारतीय अरब विदेशी बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेगा। आगे है हाल ही में किस संघ ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोड IRGC को ब्लॉक की आतंकवादी संगठन की सूची में रखा है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का महिला एकल का खिताब एलेना रबाकिना जो कजाकिस्तान की है ने किसे हराकर जीता है? तो आर्यना सबालेंका जो बेलारूस की है इसको हराकर जीता है। 19 से 23 जनवरी के बीच विश्व आर्थिक मंच की 56वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दावोस स्विट्जरलैंड में की गई। आगे है 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 का थीम क्या रखा गया? तो मेरा भारत मेरा वोट हो जाएगा। भारत का कांच शहर कहे जाने वाले किस शहर में देश का पहला कांच संग्रहालय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोजाबाद। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस ग्रंथ का उद्घाटन किया जिससे 11 भारतीय शास्त्रीय भाषाओं में लगभग 50 पांडुलिपियों और 2300 पुस्तक संग्रहित हैं? तो आंसर हो जाएगा ग्रंथ कुटीर। इस वर्ष वितरित कुल 133 पद्म पुरस्कार में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो हो जाएगा 5 पद्म विभूषण,
113 पद्म भूषण और 113 जो है पद्म विभूषण हो, सॉरी 113 जो है पद्म श्री हो जाएगा। यहाँ जो है ना 113 नहीं होगा, 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया। आगे इसमें अभी तक आप जो भी पढ़े हैं उसी से ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है। चलिए अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला है, हाल ही में छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। हाल ही में रामसर सूची में शामिल पटना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। विंग्स इंडिया 2026 में विमानन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया? तो हो जाएगा इसका आंसर उत्तराखंड। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सुनेत्रा पवार बनी है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 के दूसरे चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन लेह में किया गया। प्रतिवर्ष विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ अरुण जेटली पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमंत बत्रा। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई मुख्य कोच कौन नियुक्त हुई है? तो नियुक्त हुई है अमेलिया वाल्वरेड। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में एशिया को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला है? तो छठा स्थान मिला है। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर हो जाएगा ग्राका माचेल को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 2026 कब मनाया गया? 24 जनवरी को। अटल पेंशन योजना APY जिसकी अवधि बढ़ाकर 2031 में की गई है, इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। भारत का पहला डॉग सेंचुरी किस राज्य में खोला गया? तो किस राज्य में खोला गया? पंजाब में खोला गया। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.3%। भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता और गुवाहाटी। 2026 के सिटी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्यूरिख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए चक्र नामक उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य उभरती आर्थिक क्षेत्र को वित्त पोषित करना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 जीतकर कैरियर ग्रैंड स्लैम पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कार्लोस अल्कराज बने हैं। दलाई लामा ने किस कृति के लिए बेस्ट ऑडियो बुक ऑफ स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग श्रेणी में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेडिटेशन। 2047 तक सभी के लिए बीमा योजना के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलवर राजस्थान। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बुजुर्गों को समर्पित अलग बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन राज्य बन गया? केरल राज्य बन गया है। भारत के पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? इसका शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 6 जून 2025 को किया गया, ये भी सही है। यह सहकार से समृद्ध विजन पर आधारित है, ये भी सही है। यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है, ये गलत है। 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा मानवता के सिपाही पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आगे, हाँ इसका आंसर हो जाएगा
महारानी महारानी गयाल्यूमी आसी दोरजी वांगमो वांगचुक हो जाएगा इसका आंसर। आगे है गोल्डन सेक्स के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए भारत का संशोधित वास्तविक जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान कितना है? तो इसका आंसर होगा 6.9%। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 8 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीसामारी असम में। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में और किस विषय के साथ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्य की सरकार को आकार देना। आगे है भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को 2026 के केपफोर्ड पुरस्कार, जिसे भूविज्ञान का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वीरभद्रन रामनाथ को। विश्व कैंसर दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? तो इसका आधिकारिक थीम है अद्वितीय द्वारा एकजुट। लास्ट क्वेश्चन है जालंधर पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे का नया आधिकारिक नाम क्या रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। दोस्तों इस प्रकार अप्रैल 2026 का सामान्य ज्ञान दर्पण समाप्त हो चुका है। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि इसमें पद्म पुरस्कार था, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट था, इसलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो गया। कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा पार्ट बाय पार्ट करके, तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्त के पास शेयर करना ना भूलें। अगर आप इससे पिछले मंथ का वीडियो मार्च, फरवरी, जनवरी, दिसंबर, नवंबर और अक्टूबर का देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।